नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पे आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में भी ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो थोड़ा बहुत भी आपको अच्छी लगा करे तो उसको लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि आपके लाइक से जो हमें मोटिवेशन मिलता है उससे हम अपनी अगली क्लास को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और कुछ और संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न देखते हैं अपना आज का। आरती को किसी संख्या में 2.4 से गुणा करना था, लेकिन इसके बजाय उसने इसमें 4.2 से गुणा कर दिया। यदि उसे प्राप्त गुणनफल 65.1 था, तो सही गुणनफल के रूप में उसे क्या प्राप्त होगा या क्या होना चाहिए था, ये पूछा है। ऐसे प्रश्नों के लिए ये वर्ड प्रॉब्लम के प्रश्न बोले जाते हैं। जिस तरीके से लिखा होता है हम स्टेप बाय स्टेप उस चीज को फॉलो करते हैं और बड़े आसान से ऐसे सवाल लग जाते हैं। जैसे इसने बोला कोई संख्या है जिसको माना कि वो संख्या x है, नहीं मुझे पता तो हमने मान लिया वो x संख्या है। अब इसने क्या किया, करना था 2.4 से गुणा, कर दिया 4.2 से गुणा, मतलब इस नंबर में इसने 4.2 से गुणा कर दिया। अब जब 4.2 से इसने गुणा किया तो उसको मिला क्या, 65.1। ये उसे गुणनफल के रूप में प्राप्त हुआ। यहां से हम ये x की वैल्यू पता कर सकते हैं, मतलब ये नंबर हमें पता चल जाएगा जिस नंबर में गुणा करने को था। जो भी सही गलत उसने गुणा की है, किस नंबर के साथ की वो नंबर हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू हम ये यहाँ पे पता कर लेंगे 65.1 बटे में 4.2। एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है तो ये, और एक अंक के बाद नीचे दशमलव है तो ये हट जाएगा। 651 और बटे में 42, इसको 6 5 11 12, 3 से ये कट जाएगा, 3 से काट लेते हैं, 14 बार में ये 42 गया, और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 217 बार में ये कट हो गया। मतलब ये संख्या थी ये 217/14। क्योंकि आगे ये संख्या कट नहीं हो रही है तो हम नहीं काटेंगे। इसी संख्या में अब उसने क्या बताया, जो संख्या थी वो हमें पता चल गई, 217.14 ये संख्या थी। इसमें करना कितने से गुणा था, 2.4। अगर 2.4 से गुणा किया होता तो हमको सही आंसर मिलता। 2.4 से गुणा कर लेते हैं, दशमलव हटाएंगे तो एक 0 आ गया। 2 से 7 बार 14 और 2 से 12 बार 24, 7 से इसे काटने तो 7 या 21 और 7 एकम 7, मतलब ऊपर आपका 31 गुणे 12 और बटे में 10। सरल करें, 12 एकम 12 का 2, एक हासिल, 12 3 36 और एक 37, और बटे में 10। अब किसी भी नंबर को जीरो वाले नंबर से भाग देना बहुत आसान होता है। जितने जीरो हों पीछे से काउंट करके उतने अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, मतलब आपका आंसर 37.20। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। मोहन को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं। मोहन है, कोई पेपर दिया होगा, उसमें सही उत्तर के लिए उसको 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक की हानि होती है। कह रहा 30 प्रश्नों को हल करने पर उसे 40 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसने कितने प्रश्नों को उसने सही हल किया, ये चीज पूछा। ठीक है, इसके 2 तरीके हम आपको बताएंगे, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इनको हल करना। जैसे 30 प्रश्न टोटल थे, 30 प्रश्न कुल थे, इसमें उसने कुछ सही किए और कुछ गलत किए, ये हमें नहीं पता। कुछ गलत किए होंगे, कुछ सही किए होंगे। हमने मान लिया कि x सही किया होगा उसने, तो गलत कितने उसने किए, 30 में से x को घटा दे, 30 - x, इतने उसने गलत किए होंगे।
जब प्रश्न को सही करता है तो उसको 3 अंक मिलता है, मतलब टोटल अंक उसके 3x। एक्स क्वेश्चन सही किया और 3 नंबर हर सही क्वेश्चन का मिला, तो नंबर टोटल कितने उसको मिले होंगे? 3x। आगे कह रहा है गलत प्रश्न कितने किए, तो 30 माइनस एक्स, और गलत करने पर उसको 2 अंक की हानि होती है, -2। ये प्लस माइनस मिलके यहाँ पे माइनस ही बना देंगे, ये मान लो यहाँ पे साइन हट जाएगा, -2 था और प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सीधे माइनस ही लगा लीजिए। और बराबर है कितना अंक उसको मिला है? 40। अब इसको सरल कर लो, बस आंसर आ जाएगा आपका 3x माइनस 30 दूनी 60 और माइनस माइनस प्लस 2x बराबर में ये आपका 40। 3 और 2 5x बराबर 60, ये उधर साइड जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, 60 और 40 100। x की वैल्यू अगर यहाँ से पता करें तो 100/5 20 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो उसने सही प्रश्न हल किए होंगे वो कितने होंगे? 20 प्रश्नों को उसने सही हल किया। अगर गलत वाला पूछता तो 30 में से सही प्रश्न घटा देते, गलत प्रश्नों की संख्या पता चल जाती, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी 20 प्रश्नों को उसने हल किया होगा तो उसको 3 अंक मिले 60, और फिर 10 क्वेश्चनों को उसने गलत कर दिया, 2 अंक उसकी वजह से कटे, तो ये गलत किया है तो माइनस के 2, 20 इसके कट गए, 40 नंबर देखो आ गए। चेक भी कर सकते हैं इससे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग खुद से भी वीडियो को रोक कर अपने आप से भी ट्राई करके देख सकते हैं कि क्या हमने जो समझा वो हमारे प्रश्नों पर लागू हो रहा है या नहीं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में प्रत्येक उत्तर के लिए 3 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक निर्धारित किया गया। इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्नों को हल किया और उसे 160 अंक मिले, तो छात्र ने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर किए? देखो 2 तरीके बताने को थे इस प्रश्न के, और पिछला वाला क्वेश्चन कराया एक ही तरीका आपको बताया, दूसरा तरीका चलो यहाँ पे बता देंगे। अब यहाँ पे कितने हैं क्वेश्चन? 80 प्रश्न हैं, कुल 80 प्रश्न थे। इसमें बच्चे ने कुछ सही प्रश्न किए, कुछ गलत किए। अब यहाँ पे हम लोग मान के इसको हल करते हैं। दूसरा तरीका हम बताएंगे जो डायरेक्ट होगा। अगर हमने माना कि x सही प्रश्न किए तो 80 में से x घटाएंगे, इतने प्रश्न उसने गलत किए होंगे। अब जब x प्रश्न सही करता है तो सही करने पर एक प्रश्न का उसको 3 अंक मिलता है, तो x प्रश्न सही किया तो 3x नंबर मिला होगा। गलत करने पर -1 अंक की पेनाल्टी पड़ती है, तो -1 और 80 माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस आएगा, ये नंबर और प्लस ये नंबर टोटल मिला के आपका कितना हो जाता है? 160 नंबर के बराबर। अब ये प्लस माइनस मिलके ये माइनस ही बना देंगे, तो ये दोनों साइन न लगा के सिर्फ माइनस हम मान लेते हैं। 3x माइनस 80 माइनस एक्स और ये 160 के बराबर। ठीक है, अब इसको सरल कर लो, 3x माइनस 80 और प्लस 3x, यहाँ पे माइनस था ना, -80 और माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर 160। 3x और 1x ये 4x हो गए, और 160 में ये 80 इधर प्लस होकर जुड़ जाएंगे तो 240 हो गया। x की वैल्यू आपकी 60 आ गई, मतलब 60 प्रश्न उसने सही किया। की वैल्यू 60 आई है, मतलब 60 प्रश्न उसने सही किए हैं। तो गलत कितने किए होंगे? यहाँ पे पूछा क्या गलत उत्तर की संख्या? 80 माइनस 60, 20 प्रश्न उसने गलत किए। यहाँ पर गलत कितने प्रश्नों के उत्तर गलत किए? 20 प्रश्नों के गलत उत्तर किए, इसमें सही वाला ऑप्शन दिया, ये एक ऑप्शन आपका 20 होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 60 प्रश्न उसने सही किए। अब चेक भी कर लो, देखो 60 इंटू 60 प्रश्न सही किए, 3 अंक उसको मिले, कितने अंक हो गए उसके पास? 180। फिर गलत कितने आपके निकल के आए? 20 प्रश्न। 20 प्रश्नों को उसने गलत किया, हर एक के लिए -1 पेनाल्टी पड़ी, तो कितने हो गए? -20 कम कर दो इसमें से,
देख लो 160 अंक उसके बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। अब ये तो एक तरीका हो गया, इसका दूसरा तरीका देखते हैं जो टाइम टेकिंग नहीं होगा और जल्दी लग जाएगा। जैसे उसने 80 प्रश्न दिए, 80 प्रश्न बच्चे ने किए, तो अगर हम मान के चले कि 80 के 80 सारे उसने सही प्रश्न किए होते तो उसके कितने नंबर आते? ठीक है, जैसे 80 प्रश्न थे और 80 के 80 भी उसने सही किए होते तो उसके कुल नंबर कितने होते? तो 3-3 नंबर एक प्रश्न के मिल रहे हैं, मतलब 240 नंबर उसके आते, जो कि पूरे में पूरे होते हैं ना, 240 का ही वो रहा होगा, 240 नंबर उसके आते। पर उसने किया क्या? अब उसके आए कितने नंबर जरा ये देखो, परंतु नंबर कितने आए? 160, मतलब 240 अगर सारे सही करता तो 240 उसके नंबर होते, आए कितने? 160। तो ये 160 इनमें अंतर कितना है, मतलब कितने कम नंबर रह गए? तो यहां से अगर देखें तो 80 नंबर उसके कम रह गए। किस वजह से कम रह गए ये 80 नंबर? उसने जो भी प्रश्न गलत किए उस वजह से ये 80 नंबर गलत हो गए। तो ये 80 नंबर कितने प्रश्नों के हैं बस यही पता करना है। ये 80 नंबर थे गलत प्रश्नों के, और एक प्रश्न गलत करने पर कितने अंक कट रहे हैं? कितने अंक कट रहे हैं? यहाँ पे बहुत से बच्चे कहेंगे -1 कट रहा है, ऐसा नहीं है, -1 नहीं कट रहा है। एक प्रश्न जब गलत करते हैं तो भैया 3 अंक तो सही करते वो मिलने वाले थे, वो भी नहीं मिला, और एक जो -1 की पेनाल्टी पड़ रही वो भी नहीं मिला। जब एक प्रश्न गलत कर रहा है बच्चा तो उसके 4 नंबर कट रहे हैं, 3 नंबर तो जो सही करता मिलते वो भी नहीं मिले, और एक पेनाल्टी पड़ गया, मतलब एक गलत होने पे 4 अंक कटते हैं। बस 4 से इसको भाग दे दो, ये कट जाएगा कितनी बार में? 20 बार में। ये गलत उत्तर की डायरेक्ट संख्या आ गई 20, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, ये आप 20 यहाँ पे लिख लें, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड है, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाएंगे इसको कर ले जाएंगे, ये बेटर है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग, सेम उसी पैटर्न पे है, इसको भी हम दूसरे वाले मेथड से ही लगा के जल्दी से करेंगे। बोला है किसी परीक्षा में प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 1 अंक, सही प्रश्न करता है 1 अंक मिलता है, और प्रत्येक गलत अंक के लिए, गलत उत्तर के लिए -0.25 की उसको पेनाल्टी पड़ती है, मतलब ये निगेटिव मार्किंग जैसा काट लिया जाता है। तो इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्न हल किए, टोटल 80 प्रश्न थे हल किए उसने, उसको 60 अंक मिले, तो छात्र ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर किए? यहाँ पे सही प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है, 80 प्रश्न थे, सबके सब सही किए होते तो सही करने पर एक एक नंबर मिल रहा है तो उसके 80 नंबर होते, और उसके 80 नंबर नहीं थे, कितने थे? 60। कितने कम रह गए उसके? 20 नंबर। ये 20 नंबर कम क्यों रह गए? क्योंकि उसने कुछ गलत प्रश्न किए, बस इन्हीं गलत वाले नंबरों से, जो गलत प्रश्नों की वजह से नंबर कम हुए हैं, उन्हीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20 ये नंबर जो कम रह गए गलत प्रश्न करने की वजह से रह गए। एक प्रश्न गलत करने पर कितने अंक कट रहे हैं? तो एक तो सही जो होता वो भी नहीं मिला, और गलत करने पे जो पेनाल्टी पड़ी वो भी गया, तो गलत करने पर 1.25 इतना नंबर जा रहा है। बस इससे इसको डिवाइड कर दो, 2 अंक के बाद 0 हटाया तो 200 ऊपर गुणा में लगा लिया। अब 20 गुणा में 100 और 125 सरल कर लीजिए। 20 5 से काटो, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 25, और 25 से 4 बार में 1 चला गया। आपका आंसर 4 गुणे 4 बराबर 16। ये 16 कौन आए? गलत, 16 गलत प्रश्नों के उत्तर जिन्होंने दिए हैं वो है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? सही उत्तर कितने किए वो, तो सही उत्तर निकालने के लिए टोटल 80 थे, इसमें से 16 गलत किए, सही कितने फिर किए होंगे उसने? 10 में से 6 गया 4, और 7 में से 1 गया 6, 64 प्रश्न उसने सही उत्तर दिए। ठीक है, ये आप 1 से 2 बार लगाएंगे, ये वाला तरीका ज्यादा बेटर है हमारी समझ से, इसको समझ के इसी को अप्लाई किया करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें।
एक लड़के को एक निश्चित संख्या को 53 से गुणा करने को कहा, गलती से उसने 35 से गुणा किया और सही उत्तर से 1206 कम प्राप्त किया, गुणा की जाने वाली संख्या क्या? ठीक है, बोला है एक लड़के को एक निश्चित संख्या को 53 से गुणा करने को कहा। अगर हम आपसे पूछें सही उत्तर क्या होता, तो सही वाला जो भी उत्तर होता, सही उत्तर क्या होता? तो अगर वो संख्या x थी तो इसमें 53 से गुणा करते तो ये सही उत्तर होता, मतलब 53x हमारा सही उत्तर था। पर उसने क्या किया, गलती से उसने 35 से गुणा कर दिया, गलत उत्तर मिल रहा है उसको। किस वजह से? क्योंकि नंबर तो वही x था, पर 53 की बजाय उसने 35 से इसको गुणा कर दिया, ये हमारा गलत उत्तर है 35। अब आगे कह रहा है सही उत्तर से, जब 35 से उसे गुणा किया तो सही उत्तर से 1206 कम प्राप्त हुआ, मतलब इनके बीच का डिफरेंस जो है, इनके बीच का जो अंतर है वो 1206 दे रखा है, मतलब 53x माइनस 35x बराबर में 1206। अब इसको सरल कर लीजिए आप, आंसर मिल जाएगा 53 35 18x, इसको घटाएंगे 18x बराबर 1206। एक बार चेक कर लेना, 35 15 50 3 18, ठीक है। अब x से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1206 को 18 से भाग दें और 2 नेम 18, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 9 से ये पूरा चला जाएगा ना, चला जाएगा, 9 छाक 54 और 9 सत्ते 63, 67 आएगा आपका आंसर, गुणा की जाने वाली संख्या। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या को दोगुना करने और परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है। अच्छा देखें भाई, कोई संख्या है x, ठीक, क्या है उस संख्या का दोगुना करने, तो दोगुना कर दीजिए भाई, 2x से गुणा कर दी, दोगुना हो गया, और जो ये परिणाम मिला इसमें 20 जोड़ दिया। ये वर्ड प्रॉब्लम है, आप जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना। तो संख्या मानी, इसको दोगुना किया, इसमें जो भी परिणाम मिला दोगुना करने पे उसमें 20 जोड़ने पर, कह रहा है वही उत्तर मिलता है, वही उत्तर मिलता है जो उस संख्या को 8 गुना करने में, यही संख्या थी, इसको 8 गुना किया और 8 गुना करने पर जो गुणनफल मिला उसमें से 4 घटाने पर वही उत्तर मिलता है। मतलब इसको सरल करें तो भी सेम उत्तर, इसको सरल करें तो कह रहा सेम उत्तर मिलता है, तो सेम उत्तर मिलता है मतलब ये दोनों चीजें बराबर हैं। बस सरल कर लीजिए, संख्या मिल जाएगी। आप सजातीय एक तरफ, नंबर नंबर वाले एक तरफ, 4 उधर से इधर आया प्लस में हो गया, 8x उधर से 2x इधर आए माइनस में हो गए, सरल किया तो ये 6x और इधर 24, x की वैल्यू 6 चौक 24, x की वैल्यू 4, तो वो संख्या क्या है, 4 है। ऑप्शन से भी इसको हल कर सकते हैं। ज्यादातर ऐसे प्रश्न तो वैकल्पिक विधि से ही लगाए जाते हैं। वैकल्पिक विधि का मतलब है विकल्प से, जैसे मान लिया आप 2 को और 3 को, इस यही चीज हर एक अंक पे लागू करके देखते, जैसे 4 आंसर आया तो बोला है किसी संख्या का दोगुना, 4 मानी हमने, मान लो वो संख्या ऑप्शन से उठा के 4 का दोगुना किया 8, ठीक, फिर बोला 4 का दोगुना करके परिणाम में 20 जोड़ते हैं, इस 8 में 20 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 28। ऐसा करने पे जो इसका आंसर आया 28, वही आंसर अगली चीज भी जब हम अप्लाई करेंगे तो भी आना चाहिए। कह रहा है यही 4 संख्या है और इसको 8 से गुणा किया तो कितना हो गया 32, और फिर कह रहा है गुणनफल को 4 गुणनफल में से 4 घटा दिया, 4 घटा दिया, कह रहा उत्तर सेम आता है, देखो आया था सेम। ये वैकल्पिक विधि है, विकल्प से भी आप हल कर सकते हैं इस चीज को अप्लाई करके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। 4 संख्याओं का योग 96, ओके, कोई 4 संख्याएं हैं
ए बी सी डी, 4 संख्याओं का योग जो है वो 96 है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सबको जब ऐड करेंगे 96 के बराबर। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ये पहली संख्या में 3 जोड़ते हैं, जोड़ो, पहली संख्या में 3 जोड़ते हैं। ठीक, पहली संख्या में 3 जोड़ते हैं, दूसरी संख्या में 3 घटाते हैं, b माइनस 3 कर दिया। तीसरी संख्या को 3 से गुणा करते हैं, भैया 3c हो गया ये। और चौथी संख्या को 3 से विभाजित करते हैं, तो d/3 हो गया। अच्छा, करते हैं विभाजित तो सभी परिणाम जो है वो बराबर हो जाते हैं, मतलब ये आपस में सब लोग बराबर हो जाते हैं, बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना। ठीक है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या पता करते हैं। अब ये देखो, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये सब आपस में बराबर। अब यहां से मान कैसे निकालेंगे, तो ये आप पढ़े होंगे, जब 3 राशियां या 4 राशियां आपस में बराबर होती हैं तो इनको किसी एक के नियतांक के बराबर मान लेते हैं, फिर इनको हल करते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये माना किसी एक के नियतांक के बराबर है। अब सबको इसके बराबर रख के आप वैल्यू निकाल लीजिए। a+3 ये बराबर किसके है, के। यहां से a की वैल्यू हम अगर आपसे पूछे तो निकाल लोगे ना, k-3। b की वैल्यू ऐसे निकाल लोगे, b-3, इसको भी के बराबर रख दिया, ये वाला पद भी उठाया और इसके बराबर रख दिया। यहां से b की वैल्यू निकालो तो k+3 आया। फिर ऐसे ही तीसरा पद उठाओ 3c, इसको भी के बराबर रखो और c की वैल्यू यहां से पता कर लो तो k/3। ऐसे ही अगला पद उठाओ d/3 और इसको भी के बराबर रख दो। यहां से d की वैल्यू पता चल गई 3k। अब ये जो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू और d की वैल्यू आई हैं, इन सबको उठाओ और समीकरण 1 में रख दो, बस सरल कर लो, आंसर आ गया। a बराबर क्या आया, k-3, तो ये भैया k-3 ये लिख लो, प्लस b की जगह पर k+3 प्लस c की जगह पर k/3 और d की जगह पे 3k, और ये सब कुछ किसके बराबर है, 96 के। अब इसको सरल कर लो, चाहे तो 3 से सबकी ऐसे गुणा, देखो ये 3 प्लस का, ये 3 माइनस का कट गया, के 2k। अब देखो 3k, यहाँ पे जगह थोड़ी कम बन रही है, 3k प्लस 3k प्लस k प्लस 9k बराबर में ये 3 है, इधर पक्षांतर होकर गुणा हो जाएगा, 96 गुणे 3, तो ये कितना बना, 3 3 6 7 और 9 7 16k। देखो यहाँ पे बता दे रहे हैं 16k बराबर में 96 गुणे 3, 96 गुणे में 3, के बराबर 96 गुणे 3/16, 16 छक्का 96, 16 एकदम 16, 16 छक्का 96, 6 3 18, के का मान जो है वो 18 आ गया। ठीक है, के का मान जब 18 आ गया तो यहां से a की वैल्यू पता कर लो। a बराबर कितना है आपका, k-3, मतलब a क्या है, 18 माइनस 3 आपका 15 है, a का मान है 15। b को देखें तो b बराबर k+3, k का मान 18 है, 3 इसमें और जोड़ दो, k का मान, b का मान क्या है आपका 21। c बराबर क्या है, k/3, मतलब 18/3 6, और d बराबर क्या है आपका 3k, 18 × 3 बराबर 54। अब पूछा था सवाल में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ा आपका 54 है, सबसे छोटा आपका 6 है। अब 54 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, 54 में से 6 घटाओ, कितना है, 14 में से 6 गया 8,
और 4 48। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो गया इस सवाल में, पर समझाने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है। जब आप अपने पेपर या किसी अपने आप खुद से समझने के बाद में करेंगे तो इतना टाइम टेकिंग नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, ठीक, का इसको भैया 2 गुना कर दो। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 का 3 गुना, इसको 3 गुना कर दीजिए। कह रहा योग किसके बराबर होगा, इसका योग निकालना। तो 7 दूनी 14 का 4 एक हासिल, 9 दूनी 18 एक 19, 194 ये आया। इसकी गुणा करो तो 997 को 1000 मान लीजिए आप, 1000 तिया 3000 ये हो गया, और 3 तिया 9 इसमें से कम हो जाएगा, है ना। करोगे 9 कम, 10 में से 9 गया, 1 9 9, और इसमें जोड़ दो भैया 194, 9 दूनी 18 का 8 एक हासिल, 10 11 का 1 हासिल, लगे 1 3, 31 85, ये आपका 2991। और जब ऐड करेंगे 3185, ये बस सिंपल सा क्वेश्चन था, बस अभाज्य संख्या चेक करने के लिए आपको दिया गया होगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 नंबर की 97, और 3 नंबर की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, इनका दोगुना तिगुना करके बस जोड़ना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 24 है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 24 है, मतलब कोई 2 संख्याएं हैं ए बी, ए और बी कोई 2 संख्याएं हैं, तो ए बी मतलब ए बी बराबर 24 दिया, और उनके वर्ग का योग 52, वर्ग का योग मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया गया है आपको 52। तो उनका योग बताइए। ए प्लस बी आपसे पूछा है, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूले से लगेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ए प्लस बी का पूछा ही है, कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका मान आपको दिया है 52, प्लस 2 गुणे ए बी का भी मान दिया है 24, 24 रख दीजिए। अब 52 प्लस 24 दूना 48, इनको ऐड करो कितना आएगा 100। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो 100, तो ए प्लस बी बराबर कितना आएगा, √100, 100 का मतलब 10। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दो संख्याओं का योग 29 है। अब यहां पर दिया है a प्लस बी बराबर 29, और कहा है उनके वर्गों का अंतर 145 है। इनके वर्गों का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है 145। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब a माइनस बी पूछा। ठीक है, अब यहाँ पे जरा सा आप देखेंगे तो ये एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, इसको और सिंपल कर दें, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी अगले ब्रैकेट में, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये 145 दिया गया है। अब बताओ ए प्लस बी तो आपको वैल्यू दी गई है, ए प्लस बी जो है ये 29 के बराबर है, इसकी जगह पे 29 रख दीजिए, 29 गुणे ए माइनस बी बराबर 145। ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू यहां से पता चल जाएगी, a माइनस बी बराबर 145 बटे 29, 29 से इसको भाग देंगे, 30 बचे 150, तो 29 5 बार में ये चला जाएगा।
a माइनस बी क्या होगी, उन संख्याओं का अंतर 5 होगा। ये प्रश्न ज्यादातर फॉर्मूले से ही बनते हैं, इनके लिए ये छोटे मोटे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया। दो संख्याएं हैं, कोई a प्लस बी दिया गया है 11 और गुणनफल ए बी दिया गया है 18। ठीक है, पूछ रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, मतलब a प्लस बी है तो a अपॉन ए, 1/a प्लस 1/b, इसका मान पूछ रहा है आपसे। तो अगर इसी को हल करें तो देखो क्या निकल के आएगा, a भी लासा लेंगे, इसको सरल करेंगे तो b प्लस ए, कहने का मतलब a प्लस बी बटे में ए बी, यही हमारा आंसर होगा, है ना। तो a प्लस बी हमें दिया गया है 11 और a माइनस बी 18 है, 11/18 इसका आंसर हो जाएगा। जब भी व्युत्क्रमों का कोई भी दो संख्याएं दी हुई, कोई भी दो संख्याएं दी हों और उसमें उसका योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो, उसके व्युत्क्रम का जब भी योग पूछे तो उसमें कुछ नहीं, दोनों संख्याओं का योग बटे में दोनों संख्याओं की गुणा रख देते हैं। जैसे दोनों संख्याओं का योग दिया 11 और गुणनफल दिया 18, तो आंसर हमारा सीधे से 11/18। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। यदि किन्हीं दो दी गई संख्याओं के ठीक बाद वाली, थोड़ा सा सोचना पड़े शायद, यदि किन्हीं दो दी गई संख्याओं के ठीक बाद वाली संख्याओं का योग 40। अच्छा, माना जैसे मान लिया कोई दो संख्याएं हैं तो हमने मान लिया x और y, ये कोई संख्याएं होंगी। तो अब कह रहा है जो भी, यदि किन्हीं दो दी गई संख्याएं, ये जो x y हैं, इनके ठीक बाद वाली संख्याओं का योग 40 है और दोनों दी गई संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो 6। तो दी गई दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये x हमने मान ली एक, कोई ये y होगी। बाद वाली का मतलब समझते हो, जैसे मान लो x 11 है और y 15 है, तो बाद वाली का मतलब 11 के बाद में क्या आएगा 12 और 15 के बाद में क्या आएगा 16। तो कह रहा है इन वाली दोनों संख्याओं का योग जो दिया है ये वो 40 दिया है। समझ रहे हैं, इन x y का योग 40 नहीं दिया है, इनके बाद में जो नंबर आएंगे उनका योग 40 यहाँ पे दिया। समझ में आ रहा है, तो बस उनका योग 40 दिया गया है। अब ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं। तो ये जो x मानी थी तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी x प्लस 1, और ये y माने हैं तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी y प्लस 1। अब इन वाली संख्याओं का योग दिया है, इनको जोड़ेंगे तो 40 के बराबर आएगा, मतलब x प्लस वाई प्लस एक और एक 2 बराबर 40। x प्लस वाई, और ये 40 में से 2 घट जाएंगे 38, मतलब x y का योग 38 दिया है, 40 नहीं। और फिर इनके बीच का अंतर भी दे दिया, ये समीकरण 1 हो गई आपकी। अंतर क्या दिया है x माइनस वाई बराबर 6, ये अंतर दे दिया। कह रहा दोनों संख्या बताओ, तो बस यहीं से इसको कर, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर 38 और 6 44, x का मान आपका आ जाएगा 22, x 22 है। अब x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, x प्लस वाई बराबर 38 दिया है, x की जगह पे 22 रखेंगे तो ये y बराबर 38 माइनस 22, इसमें से घटाएंगे 8 में से 2 गया 6 और 2 में से गया 16, 22 और 16, x बराबर 22 है और y बराबर 16। दूसरी बात, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, लेकिन हमने पहले ही बताया है कि ऐसे प्रश्नों को आप वैकल्पिक विधि से पहले ट्राई कर लेंगे, है ना। ज्यादातर ऐसे प्रश्न वैकल्पिक विधि से बड़े आराम से लग जाते हैं। जैसे इसमें दिया गया था, इन्हीं चीज को फॉलो कर लिया करो, दोनों संख्याएं जो होंगी उनका योग 40 था। अब यहाँ पे दूसरा जो उसने दिया है कि ठीक उनके बीच का अंतर 6 होगा, तो ये प्रश्न आपके पेपर के ही डिप्टो दिए हैं हमने। इसमें आप देख लो 24 और 14 इनके बीच में अंतर कितना है, इसका है। 22 और 16 इनके बीच का अंतर कितना है 6 है। 25 और 13 इनके बीच का अंतर कितना है
तो 7 और 5 12 अलग, और 22 और 18 इनके बीच का अंतर कितना है? 18, 4 22 4 का। अब उसमें दे के रखा था दोनों संख्याओं के बीच का अंतर भी 6, तो 6 वाला ऑप्शन सही नहीं हो गया। बस अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो अंकों, यही है ना, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग का 4। अब ऐसे प्रश्न वैकल्पिक विधि से करेंगे, थोड़ा जल्दी भी होगा और इनमें ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं, लगाना भी नहीं, इतना टाइम कहाँ होता है पेपर में। दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग का 4, दो अंक की जो भी संख्या है आपस में उनके अंकों का जो योग होगा उसका 4 गुना है। जैसे ये देखो 3 और 6 कितना होगा? 9, और इन अंकों का योग का 4 गुना है वो संख्या, तो ये तो अप्लाई हो रहा है। और आगे की भी बात अप्लाई होनी चाहिए। जैसे ये बोला है 4 और 2 6, और 6 चौक चौक, इस पे भी भाई पहली वाली शर्त लागू हो रही है। 6 1 7, 7 चौक 28, ये वाला तो पहले ही क्रॉस हो गया। 8 4 12, और 12 चौके 48, पहली वाली शर्त तो इन तीन ऑप्शन पे लागू हो गई। एक कैंसिल आउट हो गया, ये तीन विकल्प में से कोई एक विकल्प हमारा सही होगा। आगे का पढ़े, कहते हैं संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो भैया इस 36 में, सर यहाँ पे 24 होगा, इस 36 में 18 अगर हम जोड़े तो कितना मिलेगा? 8 से 14 का 4, एक हासिल 5। तो 36 में 18 जोड़ा तो क्या संख्या आपस में पलटी? 36 को अगर पलटते तो 63 बनती, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। 24 को देखे, 24 में 18 जोड़ो, 18 जोड़ा तो 8 4 12 का 2, और 3 1 4, ये पलट गई। 24 को जब पलटेंगे तो 42 बन जाएगी। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहला वाला भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और इसको भी चेक कर लो। 48 में 18 जोड़ोगे, 8 8 16 का 6, एक हासिल 66 बनेगी, जो कि हमारी संख्या नहीं पलट रही। तो ऐसे प्रश्नों को आप वैकल्पिक विधि से करें, ज्यादा बेहतर। आगे देखते हैं अपने प्रश्न को। दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग का 6 गुना, वही सेम वैकल्पिक विधि। अंकों का योग इनका कितना? 5। अब 5 का 6 गुना कह रही है, दो अंकों की एक संख्या है उसके अंकों के योग का 6 गुना है वो संख्या। तो अंकों का योग कितना? 5, और 5 का 6 गुना 30, ये ऑप्शन गलत हो गया, नहीं अप्लाई हो रहा। 4 और 2 6, और 6 का 6 गुना 36, ये भी नहीं अप्लाई हो रहा। अंकों का योग 8, 8 का 6 गुना 48, ये भी नहीं अप्लाई हो रहा, ये तो पहली शर्त नहीं मान रहा। 5 और 4 9, अंकों का योग 9, और इस योग का 6 गुना 9 छाक 54, अप्लाई हो गया, देखो 54, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैकल्पिक विधि ऐसे प्रश्नों पे लगाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 के नहीं 14 था ये, 15। रमेश के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गियां, इस टाइप का भी प्रश्न हम आपको दो तरीके बताते हैं, जो आपको बेटर लगे उसको आप अप्लाई करिए। रमेश के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गियां, कह रहा यदि कुल सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अब कह रहा है सर की कितनी संख्या है? सिर है 48, सिर 48 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गाय, गाय का भी एक ही सिर होता है, और जो उसके पास मुर्गी है उसका भी एक ही सिर होता है। तो गाय और मुर्गी दोनों को मिला के 48 सिर है, इसका मतलब टोटल जानवर अगर हम कहें तो वो 48 ही। ठीक है, उस 48 में कुछ गाय होंगी और कुछ मुर्गियां होंगी, वो हम आगे पता लगा लेंगे। इसको करने के दो तरीके, पहले हम एक बेसिक तरीका बता देते हैं आपको, जो छोटे क्लासों में डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं।
तो आपको पता चल गया जानवर कुल कितने हैं, 48। अब इस 48 में जैसे हम आपको इससे पहले प्रश्न करा रहे थे सही और गलत उत्तर वाले, बिल्कुल उसी तरीके से ये 48 जानवर टोटल थे आपके पास। ठीक है, टोटल 48 में से मान लिया ये गाय है, तो दूसरा भैया मुर्गी होंगी, ये मुर्गी है, गाय और मुर्गी। अगर हम गाय को यक्ष मान लेते हैं तो मुर्गी हमारी 48 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब बस वैसे ही समीकरण बनेगी और उसे सरल कर लीजिएगा। सारे पैरों की मतलब दोनों टाइप के जानवरों को मिलाकर सारे पैर जो हैं वो 140 है। और आपको पता है गाय के कितने पैर होते हैं, एक्स गाय हैं और 4 इनके पैर होते हैं, तो कुल पैर गाय के 4 एक्स होते हैं। ठीक, उसके बाद 48 माइनस एक्स ये मुर्गी है और मुर्गियों के दो पैर होते हैं, तो ये मुर्गियों के पैर हो गए और दोनों के पैर मिला दें तो 140 हो जाते हैं। बस इसको सरल कर लीजिए आप, 4x प्लस 48 दूना 96 है ना, और माइनस 2x, ये 140 के बराबर हो गया। 4x में से 2x गए 2x और 140 में से 96 चले जाएंगे तो 44, तो x बराबर कितना, 44/2 22। 22 आपकी क्या है, गाय। पूछा क्या है, मुर्गियों की संख्या पूछी, तो 48 माइनस 22, 48 में से 22 घटाएंगे तो 6 और 4 में से 2 गए 26, 26 आपकी क्या है, मुर्गी। ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका हम और आपको बताते हैं क्या, जैसे 48 जानवर टोटल थे, जिसके कम पैर होते हैं वो पहले हम कम पैरों में बांट देते हैं। जैसे 48 कुल जानवर थे, तो 48 पैर जानवर जो थे सबके पास दो पैर तो होंगे ही ना, गाय हो चाहे मुर्गी हो, दो पैर तो सबके पास होंगे। तो 48 दूना 96 पैर, 96 पैर तो ये जानवर के हो गए 48 लोगों के। अब आपके पास पैर बचे कितने, 96 तो आपने बांट दिए, 140 पैर थे टोटल, 96 आपने दे दिए 48 लोगों के, आपके पास पैर कितने बचे, 44। ये 44 पैर जो हैं ये किसके हैं, आप हमें ये बताएं। मुर्गी के पास तो दो पैर थे, वो तो उसे मिल गए, जितनी भी मुर्गियां होंगी 48 में। पर जो गाय होंगी उनके पास 4 पैर थे, जबकि हमने उनको दिए कितने, तो ये जो 44 पैर बचे हुए हैं ये गाय के 44 पैर, और ये कितने, एक गाय के मतलब दो पैर देने हैं ना गाय को, तो 2 से भाग दे देंगे, सीधा आपका उत्तर आ जाएगा 22। ये 22 जो है गाय होगी, और गाय 22 है तो टोटल में से घटा के निकाल लेंगे मुर्गी, तो 48 में से 22 घटा दिए, 26 आपकी मुर्गी आ गई, है ना। ये दूसरा तरीका है, आपको जो समझ में आया आप वो यूज करिए। सेकेंड है पे ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है ये प्रश्न, इसको हम सेकंड मेथड से ही लगा के दिखा देंगे आपको। बाकी बेसिक तरीके से आप लोग लगा के खुद मुझे बताइएगा। किसी समूह में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। समूह में पैरों की संख्या 90 है तथा गर्दनों की संख्या 35 है। गर्दन 35 है, इसका मतलब टोटल जानवर जो है 35 है। समूह में है कौन, खरगोश जिसके 4 पैर होते हैं और कबूतर जिसके 2 पैर होते हैं। 35 जानवरों में हम पहले दो पैर सबको दे देते हैं, मतलब 70 पैर तो ये हो गए। 90 पैर थे, आपके पास बचे कितने, तो 90 माइनस 70, 20 पैर आपके पास अभी भी बचे। ये 20 पैर हैं किसके, कबूतर के तो 2 ही पैर होते हैं, कबूतर को तो मिल चुके। ये जो 20 पैर हैं ये खरगोश के बचे, और देना उनको कितना कितना है, तो 20 पैर दो करके अभी और खरगोशों को बांटना है, तो इसका मतलब 2 दामन 20, 10 खरगोश हैं ये। खरगोश की संख्या कितनी हो गई, 10। अच्छा, खरगोश 10 हैं, टोटल 35 हैं, तो समूह में कितने खरगोश, खरगोश की संख्या पूछिए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कबूतर की संख्या पूछता तो 35 में से 10 घटा देते, अब 25 आ जाता उत्तर। अब जैसे देखो यहाँ पे चेक करके भी देख लो, 35 जानवर थे, आपके 10 क्या आए, रैबिट है ये।
और कबूतर पिजन कितना आया 25। अब इस 10 रैबिट के कितने पैर हो गए 40, 10 चौके 40, रैबिट के 4 पैर होते ना, और कबूतर के 25 दूनी 50 पैर, और इन दोनों पैरों को मिला दो तो 50 40 90 पैर, टोटल 90 पैर है कि नहीं है। बस ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा बबलिंग करने लगता है, थोड़ा लेंदी होगा ये। देखिए इसमें कह रहा है 5 पेंसिल और 4 रबड़ की कीमत 13 रुपए। 5 पेंसिल हैं, 5 पेंसिल प्लस रबड़ कितनी है 4, 4 इरेजर, इनकी कीमत जो है वो 13। जबकि 9 पेंसिल और 5 इरेजर, इनकी कीमत है 19 रुपए। ठीक है, तो कह रहा है 6 पेंसिल, मतलब आपको निकालना क्या है 6P प्लस 3E, ये फाइंड करना। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अब इसको जोड़ने पे ऐसा, आप पहले कोई भी एक चीज इक्वल कर लीजिए, चाहे इरेजर को और चाहे पेंसिल को, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपका मान निकल आएगा। जैसे अगर हम देखें तो इस पूरे समीकरण को 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 चौके 20 इरेजर हो जाएंगी, और इसको 4 से कर लेते हैं तो 20 इरेजर यहाँ भी हो जाएंगे। अब इनको गुणा करके फिर ऐड करते हैं, 5 से इस समीकरण को पूरे को गुणा करेंगे तो 25 पेंसिल ये हो गई, प्लस 5 चौके 20 इरेजर, और बराबर में 13 पचे 65 रुपए की। इस वाली समीकरण दूसरी समीकरण को देखें तो 9 चौक 36 पेंसिल प्लस 20 इरेजर और 19 चौक 76 रुपए के। अब इसको आप घटा दीजिए, घटाने से क्या होगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -11 पेंसिल बराबर में माइनस 6 में से 5 गया 1, यहाँ भी 11 ही आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पेंसिल जो है, पेंसिल की वैल्यू 1 आ जाएगी, पी की वैल्यू। अब इसको इस समीकरण में रख के हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, 5P प्लस 4E बराबर 13। इसकी जगह पी की जगह पे 1 रख दें, 5 गुणे 1 प्लस 4E बराबर 13। ये 5 एकम 5, 13 में से कट हो जाएंगे, आपके बचेंगे 8, ई बराबर 8/4, तो ये निकल के आएगा 2, ई की वैल्यू आ गई 2। अब इसको यहाँ, ये इसका मान निकालना था, इसको यहाँ देखो 6, पी की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस 3, ई की वैल्यू कितनी थी 2। अब हल कर लो, 6 एकम 6 और प्लस 3 दूनी 6, 6 6 12, मतलब 6 पेंसिल और 3 इरेजर की जो कीमत होगी वो हमारी 12 रुपए होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आगे का देखते हैं। सिस्टम गड़बड़ करने लगता है कभी कभी, कर ही नहीं रहा वर्क। 1 मिनट, इतनी देर में तो इसने इरेज कर पाया है, कैसे काम चलेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। कह रहा है 15 किलो मूंगफली, 15 मूंगफली नहीं सॉरी, 15 किलो मूंगफली और 4 किलो काजू की कीमत 60,000। अब भाई 15 किलो मूंगफली है तो 15 ग्राउंड नट मान लो, और प्लस 4 ये काजूस, इनकी कीमत जो है वो 7,000। ठीक है,
कह रहा है 10 आगे, अच्छा ये कंडीशन दे दिए, कह रहा है 10 किलो काजू की कीमत, मतलब 10 किलो काजू जो है वो 25 किलो मूंगफली के बराबर ग्राउंड नट। तो यहां से हमको इनका रेशियो मतलब अनुपात मिल जाएगा। अगर हम देखें ग्राउंड नट और काजू का रेशियो, तो ग्राउंड नट के जो सामने है वो ग्राउंड नट के सामने लिखिए, काजू के जो सामने है वो नंबर काजू के सामने लिखिए। तो 10/25, ये कट करेंगे, 5 दूनी 10, 55 25, मतलब ग्राउंड नट मूंगफली और काजू का जो रेशियो आएगा वो 2 और 5। अब रेशियो में हम लोग यक्स लगा के मान लेते हैं, मान लिया मूंगफली का जो रेट होगा, मूंगफली का रेट पूछा है, मूंगफली का रेट 2x होगा और काजू का रेट जो होगा वो 5x होगा। ठीक, अब इसी वैल्यू को आप इस समीकरण में रख दीजिए। 15 और पूरे में ग्राउंड नट क्या है 2x प्लस 4 और सी की जगह पे क्या 5x और बराबर में ये 7000 के बराबर है। ठीक है, तो 15 दूनी 30x प्लस 5 चौके 20x, 30x और 20x बराबर 7000, और 50x इनको जोड़ोगे तो 50x बराबर 7000। x बराबर 50 से इसको एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 से कम 5 और 5 चौके 20, 140। x की वैल्यू आ गई 140। पूछा है मूंगफली का मूल्य क्या है प्रति किलोग्राम, तो मूंगफली का मूल्य, ये ग्राउंड नट कितना है 2x, ग्राउंड नट का जो मूल्य है वो 2x, 2x मतलब 2 और गुणे में x का मान, x का मान कितना आया 140, मतलब 14 दूना 28, 280 रुपए ये मूंगफली का रेट हो गया, 280 रुपए किलो। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, बाकी ऐसा कोई टफ नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है आपके, तो आप हर हालत में इन चीजों को लगा ले जाए। और जब मैथ में इंटरेस्ट आ जाता है ना, तब मैथ को लगाने में जितना मजा मैथ को पढ़ने में आता है, इतना मजा हमें नहीं लगता कि सब्जेक्ट में आते हैं। अपने अपने फेवरेट होते होंगे, हम किसी सब्जेक्ट के लिए ऐसा बोल नहीं रहे पर्सनल, लेकिन मेरा तो अपना मतलब ऐसा ही लगता है, हमें तो ऐसा ही लगता है, इसलिए हमने ऐसी बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा 19 नंबर, यदि 8 पंखे और 14 कूलर की कीमत कितने रुपए। अच्छा, 8 फैन है और कह रहा है 14 कूलर, ये सी लिख लेते हैं सीधे कूलर, इनका रेट जो है वो है 36,520, 36,520 रुपए के। ये इतनी चीज है, 8 फैन और 14 कूलर। ठीक है, इसको अगर समीकरण को देखें तो हम 2 से कट भी कर सकते हैं, 2 चौके 8, ये 4 फैन और 2 सत्ते 14, 7 कूलर। इसको भी कट कर लेंगे वैल्यू को, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 0। ये समीकरण आपका एक बन गया। फिर आगे बोला है 12 पंखे, बस इतना ही था, 12 पंखे और 21 कूलर की कीमत बताओ। बहुत सिंपल, यहाँ देखो 3 से गुणा की गई, 12 फैन हो गए, 12 फैन। फिर पूछा है 21, तो यहाँ भी 3 से गुणा कर रहे हैं, 21 कूलर। तो भैया कुछ नहीं, इसमें भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से गुणा करोगे तो 3 जीरो 0, पिछाक 18 के 8, एक हासिल, 3 दूनी 6 एक 7 और 3 अट्ठे 24 का 4, 2 हासिल, 3 एकम 3 2 5, 54,780 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इसके बाद हम आज का अंतिम प्रश्न 30 नंबर देखेंगे, जिसके बाद आप लोगों को मतलब इजाजत है, फिर आप कहीं भी जाएं कुछ भी पढ़े, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी सिंपल सा है थोड़ा सा, इसके लिए ये इसलिए हमने ऐड कर लिया था लास्ट में, इस टाइप के कभी कभार आ जाते हैं। एक छोटा सा बस
फॉर्मूला है हाथ मिलाने की कि कोई भी आपके अगर प्रश्न बनता है तो आप उसे कर ले जाएंगे। जैसे इसमें पूछा है एक किसी क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 7 टीम ने हिस्सा लिया। ठीक है, कोई टूर्नामेंट है और उसमें 7 टीमों ने भाग लिया। तो 7 टीम ने हिस्सा लिया, उपस्थित प्रत्येक टीम एक दूसरे से मैच खेलती है। एक मैच मतलब हर एक दूसरे से खेलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कुल कितने मैच खेले जाए, इसके लिए देखो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, कुल मैचों की संख्या, कुल मैचों की संख्या, कुल मैचों की संख्या बराबर n-1 और बटे में 2। बस n क्या होता है, n जितनी भी टीम्स हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे दी गई है हमको क्या, n बराबर 7। ये बहुत स्लो वर्क करने लगा है पेन। n बराबर 7 यहाँ मान रख देंगे, 7 और 7 माइनस 1 और बटे में 2। इसको हल कर लें, 7 गुणे में 7 में से 1 गया 6 बटे में 2, 2 से 3 बार और 3 सत्ते 1। मतलब इन 7 टीम जो आपस में एक दूसरे से मैच खेलेंगी उस टूर्नामेंट में टोटल 21 मैच होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। 20 प्रश्न आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। थोड़ा बहुत अगर मतलब अच्छा लग गया हो तो ज़्यादा नहीं है, लाइक कर दीजिए आप और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक करने से होता ये है कि जब जैसे हमने वीडियो बनाया और बहुत सारा लाइक उस पर आ गया तो हमें लगता है कि हाँ मेरा बनाया हुआ कंटेंट या मेरे पढ़ाने का तरीका बच्चों को पसंद आया, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। फिर हम क्या करते हैं कि अरे इससे अच्छा भी करें ताकि और सारे लाइक आ सकते हैं। इंसान की भूख बढ़ती जाती है ना, बस इसलिए आपसे कहते हैं कि सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। इसी के साथ चलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल अगली क्लास में। ओके।